हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका तारा क्लासेस चैनल पर। इस वीडियो में हम क्लास 6 में भूगोल विषय में सौरमंडल में पृथ्वी में पार्ट कंप्लीट लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, ये 2 पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे आज। ठीक है, देखते हैं आगे। पहला पार्ट है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, यानी कि सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, सौरमंडल क्या है, सौरमंडल में पृथ्वी कहाँ स्थित है, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद, यानी कि शाम होने के बाद जब रात होना प्रारंभ हो जाती है तो आकाश में अनेक चमकदार वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक है, और ये इनकी संख्या बढ़ती जाती है जैसे ही रात होती जाती है। ठीक है, और ये आकाश में इतने सारे चमकदार बिंदु है ना, ये असंख्य है, इनको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, और ये कभी कभी ये ज़्यादा चमकीले होते हैं, कभी कभी कोई कम चमकीला होता है। ठीक है, और ये इनकी टिमटिमाहट कोई तो ऐसा होता है, कोई तो ऐसा होता है कि उनकी चमक चंद्रमा के समान दिखाई देती है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जब शाम होती है, रात होती है, तो आसमान में तारे चमकने लगते हैं। ठीक है, ये चमकदार वस्तु दिखाई देती है आकाश में। ठीक है, इसके बारे में समझाया गया है और आगे देखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, चमकीली वस्तु यानी तारे हैं, और तारों के साथ चंद्रमा भी लगभग रोज आता है। ठीक है, यह अलग अलग समय में अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। यानी जो चंद्रमा है ये अलग अलग दिन में अलग अलग स्थिति में दिखाई देता है। ठीक है, आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। ठीक है, और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है, पूर्णिमा कहलाती है। ठीक है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते और यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि चमकीली वस्तुओं के साथ साथ, यानी कि तारों के साथ साथ क्या दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है। ठीक है, और चंद्रमा क्या है, इसका जो आकार है, ठीक है, और स्थिति है, यह क्या है, बदलती रहती है, अलग अलग रोज अलग अलग दिखाई देती है। ठीक है, और आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं, जिसे पूर्ण चंद्रमा या पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, इसके 15 दिन बाद ही
चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो इसे नए चंद्रमा की रात्रि ये अमावस्या कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी रात जो अमावस्या की रात होती है, इसमें आसमान क्या होता है, साफ होता है, तो आसमान का अवलोकन हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे चंद्रमा है, ठीक है, ये चंद्रमा है, पूरा चंद्रमा, जब पूरा चंद्रमा होता है, ठीक है, और पूरा चंद्रमा मान लीजिए 1 तारीख को पूरा चंद्रमा है, तो ये धीरे धीरे कभी आधा आधा दिखाई देगा इस तरह से। ठीक है, अलग से समझाता हूँ मैं। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा की आकृति बदलती रहती है। ठीक है, जैसे कभी पूरा दिखाई देता है गोल, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णिमा। जब चांद पूरा दिखाई देता है तो उसे कहते हैं पूर्णिमा। ठीक है, अब ये चांद धीरे धीरे कटता हुआ अलग अलग आकृति में रोज दिखाई देगा। ठीक है, और धीरे धीरे 15 दिन बाद यह दिखाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और फिर ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देगा चंद्रमा, और ये धीरे धीरे 15 दिन बाद वापिस चंद्रमा पूरा गोल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 महीना में पूर्णिमा और अमावस्या होती है। ठीक है, 15 दिन में पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाता है, फिर बढ़ने लगता है चंद्रमा। ठीक है, 15 दिन में बढ़ता है, लगभग 1 महीने में एक बार पूर्णिमा, एक बार अमावस्या होती है। ठीक है, तो चंद्रमा आकार की स्थिति बदल रही है, इसमें देख आकृति बदल रही है और स्थिति बदल रही है। ठीक है, इस प्रकार से पूर्णिमा और अमावस्या होती है। ठीक है, ये किस प्रकार से होता है, आगे चलते हैं। यहाँ तक तो समझ लिया, आगे देखते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको इस बात का आश्चर्य होगा कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। ठीक है, रात होती है, शाम होती है, तो आसमान में चमकती हुई चमकदार वस्तुएं दिखाई देने लगती है, जिसमें चंद्रमा भी शामिल होता है। लेकिन जब सूर्य उदय होता है, यानी कि सुबह होती है, सूरज जब उगता है, तो उसके बाद दिन होता है, और दिन में आसमान में हमको चमकदार वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसका कारण क्या होता है कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो अत्यधिक होता है। सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या होता है, अत्यधिक होता है, और अत्यधिक प्रकाश होने के कारण जो आसमान में चमकदार वस्तुएं हैं वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ठीक है, दिन के समय क्या करें, चमकदार वस्तु दिखाई नहीं देती। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे मान लीजिए एक दिया है ना, दिया जलाया तो रात के समय तो यह दिया चमकता हुआ नजर आता है। यदि इसी दिए को दिन के समय जलाएं तो ये इसका दिए का प्रकाश हमें नजर नहीं आता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए रात के समय दिया जलाया तो इसका उजाला आपको दिखाई देगा, प्रकाश आपको दिखाई देगा। लेकिन इसी दिए को दिन में खुले आसमान के नीचे इस दिए को जलाएंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। इसका प्रकाश है जो सूर्य के प्रकाश में खो जाएगा, और ये इसका प्रकाश दिखाई नहीं देगा। इसी कारण से जो आसमान में चमकदार वस्तुएं हैं, वो जब सूरज उगता है दिन में, तो सूर्य का अधिक प्रकाश होने के कारण जो आसमान में चमकदार वस्तुएं हैं वो नहीं दिखाई देती। ठीक है, यही कारण है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं
सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब आसमान में जो चमकदार वस्तु दिखाई दे रही है, जैसे दिन के समय सूरज उगता है, रात को चंद्रमा, ठीक है। इसके अलावा और भी चमकदार वस्तु होती हैं जिसे हम तारा भी कह देते हैं, ठीक है, तारा कहते हैं, ठीक है। चमकदार वस्तु जैसे दिन के समय तो सूरज उगता है, ठीक है, रात के समय चंद्रमा उगता है और चंद्रमा के साथ तारे उगते हैं छोटे छोटे छोटे, ठीक है। तो इन सभी जो वस्तुएं हैं, इन सभी को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। आसमान में जो भी चीज़ दिखाई देती है हमको, वो क्या है? खगोलीय पिंड है, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। इस पैराग्राफ में क्या है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, ठीक है, और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, ठीक है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तो क्या है, आसमान में क्या है, बड़े बड़े क्या होते हैं? पिंड होते हैं, ठीक है। जो बड़े पिंड होते हैं और वो क्या होते हैं? गर्म होते हैं, ठीक है, और गैसों से बने होते हैं और इनकी स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश होता है, यानी कि सूर्य है, ठीक है। और इन सूर्य है, और सूर्य क्या है? गर्म है। जब भी हम सूर्य की धूप में जाते हैं तो हमें गर्मी लगने लगती है, गर्म होते हैं। और ये सूरज है जो गैस से बना है, ठीक है, इसकी स्वयं की ऊष्मा है, ठीक है, और प्रकाश है। जब सूरज उगता है तो हमें प्रकाश दिखाई देता है, ठीक है। प्रकाश में सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये ऊष्मा और प्रकाश बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। सूरज इतनी दूर होने के बावजूद भी हमें पृथ्वी पर प्रकाश और ऊष्मा देता है, ठीक है। तो ऐसे जो खगोलीय पिंड हैं जो स्वयं का प्रकाश होता है, ऊष्मा होती है और बड़े आकार के होते हैं, ठीक है, और गैसों से बने होते हैं, ऐसे पिंड को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं, ठीक है। जैसे आसमान में एक तो सूरज भी क्या है? एक तारा है, ठीक है। आसमान में जो भी चंद्रमा के अलावा जो चमकदार वस्तु दिखाई देती हैं, तारे, ये सभी क्या है? तारे हैं, यानी कि ये भी सूरज के समान ही हैं, ठीक है। इनका भी सूरज के समान ये बड़े हैं, पर ये दूर होने के कारण हमें छोटे छोटे बिंदु के समान दिखाई देते हैं, ठीक है। इन तारों की भी क्या है? स्वयं की ऊष्मा है, प्रकाश है, सूर्य के समान ही ये भी बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, लेकिन ये सूरज से काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है। दूर होने के कारण ये छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। और सूरज क्या है? हमारे सबसे नज़दीक का चंद्रमा है, इसलिए ये बड़ा दिखाई देता है और इसका प्रकाश है जो पृथ्वी तक आता है और हमें ऊष्मा प्रकाश देता है, ठीक है। तो सूरज क्या है? सूरज ही तारा है, और तारा जो आसमान में सभी दिखाई देते हैं वो सभी तारे हैं, लेकिन दूर होने के कारण ये बिंदु के आकार के दिखाई देते हैं। जैसे कोई भी एरोप्लेन ले ले, उदाहरण के तौर पर एरोप्लेन, ठीक है, एक घर से बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन जब ये आसमान में उड़ता है तो एक चिड़िया के समान छोटा दिखाई देता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जैसे भी कोई वस्तु जब दूर जाती है तो हमें छोटी दिखाई देने लगती है। जैसे मान लीजिए एक लंबी सड़क है और लंबी सड़क में आप देख रहे हैं कि सड़क है, दूर जाती हुई बिल्कुल छोटी हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। आइए देखिए, आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, यानी कि सूर्य जितना बड़ा है उससे भी बड़े बड़े जो चमकदार वस्तुएं हैं वो भी उतनी बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। तारे हैं जो छोटे छोटे दिखाई देते हैं वो भी सूर्य के समान बड़े हैं, ठीक है,
दूर होने के कारण क्या है, छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोगों को उसकी ऊष्मा और प्रकाश महसूस नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, जो तारे हैं जो सूरज के समान ही बड़े हैं, लेकिन ये हमसे बहुत दूर हैं। ठीक है, बहुत दूर होने के कारण इनकी ऊष्मा यानी कि ताप, ठीक है, हमारे तक पहुंच नहीं पाती है। प्रकाश, उजाला हमारे तक पहुंच नहीं पाती है। ठीक है, तथा भी अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं, और दूर होने के कारण क्या है, अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने आज अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। ठीक है, इसमें उदाहरण दिया गया है कि जैसे ही कोई वस्तु दूर जाती है तो वह छोटी होने लगती है। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है इसमें कि जो हवाई जहाज है वो आसमान में जब उड़ता है तो काफ़ी छोटा दिखाई देता है, लेकिन वह बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि तारे हैं वो बहुत बड़े होते हैं और आसमान में बहुत दूर होने के कारण बिंदु के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, सूरज से बड़े भी होते हैं, छोटे बड़े काफ़ी होते हैं। ठीक है, सूरज का है, सूरज भी चंद्रमा है, और सूरज भी चंद्रमा और या सूरज क्या है, हमसे सबसे नज़दीक होने के कारण ये काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। आगे, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब इसमें क्या है कि आसमान में जो भी जितने भी तारे आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, जितने भी तारे आपको दिखाई देते हैं, अब इन तारों के द्वारा जो आकृति बनाई हुई होती है, उन आकृतियों को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये तारा है, ये तारा है और ये तारा, अब इनको मिलाएंगे हम तो ये त्रिभुजाकार बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आसमान में जितने तारे हैं वो अलग अलग आकृति बनाते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग आकृति बनाती है, इन आकृतियों को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, यानी कि अर्सा मेजर और या बिग बियर ये भी क्या है, तारों का एक समूह है जो एक आकृति बना रहा है। ठीक है, बिग बियर मतलब भालू की आकृति के समान दिखाई देता है। ठीक है, आसमान में जो भी तारे हैं वो आकृति बनाते हैं तो उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। और इसमें उदाहरण दिया गया एक अर्सा मेजर का या बिग बियर का, यानी भालू के समान आकृति दिखाई देती है। ठीक है, एक नक्षत्र मंडल। आगे देखते हैं, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि है। ठीक है, सप्तऋषि मतलब 7 और ऋषि मतलब 7 ऋषि है ना, यानी कि आसमान में 7 तारे का समूह, संत सप्त यानी 7 और ऋषि यानी संत। ठीक है, ये 7 तारों का समूह है जो एक नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, सप्तऋषि मंडल क्या है, अर्सा मेजर का ही भाग है। ठीक है, और ये 7 तारों के समूह हैं। आप अपने परिवार या पड़ोस में किसी व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। जब आसमान में आप देखते हैं तो बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं और ये तारे कहीं ना कहीं किसी प्रकार की आकृति बनाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें अर्सा मेजर, बिग बियर, ठीक है, और बहुत आसानी से समझ में आने वाला एक सप्तऋषि यानी 7 तारों का समूह है जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, जिसे सप्तऋषि मंडल कहते हैं, और ये किसका भाग है, अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। यानी कि प्राचीन समय में, यानी पहले, ठीक है, जब हमारे पास यंत्र नहीं थे, दिशा सूचक यंत्र नहीं थे, तब हम क्या करते थे, रात को तारों की सहायता से, आसमान में जो भी तारे दिखाई देते हैं उनकी सहायता से हम दिशा का निर्धारण करते थे। ठीक है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है, उत्तरी तारा है जो क्या है, उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। ठीक है। और यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, प्राचीन समय में हम तारों की सहायता से दिशा का निर्धारण करते थे, और जो उत्तरी तारा है, ठीक है, तो उत्तरी तारा है वो उत्तरी दिशा को दर्शाता है। ठीक है। और जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। ठीक है। और इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, जो सप्तऋषि यानी 7 तारों के जो समूह हैं उसकी सहायता से हम इस ध्रुव तारे को देख सकते हैं। ठीक है। इसकी स्थिति को जान सकते हैं। इस ध्रुव तारे को स्थिति को जानकर हम उत्तरी दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। यानी कि जिस दिशा में यह तारा दिखाई देगा उसी दिशा क्या होगी, वही दिशा उत्तरी दिशा होगी। ठीक है। और इसे हम चित्र में देख सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं चित्र में। जैसे चित्र है, ये 7 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। ये 7 तारे हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। अब ये 2 तारे हैं नीचे के, इन 2 तारों को मिलाते हुए आगे जब हम एक सीधी लाइन खींचते हैं तो एक चमकदार एक तारा दिखाई देता है। ठीक है। इसी तारे को क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। और यही तारा जिस दिशा में होता है वह दिशा क्या होती है, उत्तर दिशा होती है। क्या होती है, उत्तर दिशा होती है। ठीक है। सप्तऋषि की सहायता से हम उत्तरी ध्रुव को देख सकते हैं, ध्रुव तारा को। ठीक है। और ये ध्रुव तारा की विशेषता क्या है कि हमेशा ये एक ही दिशा में रहता है, एक ही स्थान पर रहता है, उत्तर दिशा पर। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ये क्या है, उत्तर ध्रुव है। ठीक है। यह ध्रुव उत्तरी ध्रुव है। ठीक है। और उत्तरी ध्रुव के सामने ही क्या उत्तरी ध्रुव है, उधर को क्या होता है, उत्तरी ध्रुव के सामने ही ये तारा रहता है। ठीक है। जिसे हम सप्तऋषि की सहायता से देखते हैं। यह भी हमेशा पृथ्वी के उत्तरी दिशा में ही रहता है, उत्तरी ध्रुव की ओर ही दिखाई देता है। इधर को दक्षिणी ध्रुव है, इधर को उत्तरी ध्रुव है। ठीक है। ये हमेशा तारा एक ही स्थान पर रहता है और सप्तऋषि की सहायता से हम इसको जान सकते हैं। इसको जानने के बाद हमें पता चल जाएगा ये तारा जिस दिशा में होगा वह दिशा क्या होगी, उत्तर दिशा होगी। ठीक है। ठीक है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं और देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। ठीक है। जैसे हमने पहले देखा कि आसमान में ऐसे बड़े पिंड होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश, ठीक है, जिसका स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, जैसे सूरज। ठीक है। पर आसमान में ऐसे भी पिंड होते हैं, ऐसे भी खगोलीय पिंड होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है। वे तारों की प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। समझे, ये पिंड क्या है, स्वयं का, इनके स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ऊष्मा नहीं होती है, और ये जो चमकते हैं ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं।
ठीक है। तो ऐसे पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ठीक है। तो हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, है ना, ग्रह, पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, वह ग्रह भी क्या है? उसका ग्रह प्रकाश नहीं है, ऊष्मा नहीं है, और वह ग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकती है। ठीक है। हमारी पृथ्वी, हम पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है। और पृथ्वी का एक ग्रह है, और पृथ्वी ऊष्मा और प्रकाश किससे प्राप्त करती है? सूरज से प्राप्त करती है। ठीक है। ठीक है। तो आइए देखते हैं ग्रह। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। ठीक है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइन शब्द से बना है। ठीक है। ग्रह, ग्रह को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्लेनेट कहते हैं। और प्लेनेट शब्द है वह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। ठीक है। जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी यानी जिस पर हम रहते हैं, धरती है, यह हमारी क्या है? पृथ्वी है, और इसमें हम रहते हैं। यह एक क्या है? ग्रह है। ठीक है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश, ठीक है, और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, यानी सब पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूरज है। ठीक है। सूरज क्या है? एक तारा है, और सबसे नज़दीक तारा पृथ्वी का सूरज ही है। ठीक है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। यदि हम पृथ्वी को दूर से देखें तो चंद्रमा के समान ही हमें पृथ्वी चमकती हुई नजर आती है। ठीक है। जैसे चंद्रमा नजर आता है चमकता हुआ, तो चंद्रमा ऐसा पिंड है जो कि उसका सूर्य का प्रकाश नहीं है और ऊष्मा नहीं है। जो चंद्रमा है वह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। ठीक है। यदि हम चंद्रमा पे जाएं और जब पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी चंद्रमा के समान चमकती हुई नजर आती है। ठीक है। तो इसमें हमने क्या समझा? इसमें हमने समझा कि आकाश में ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है। ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है। और ये तारों की सहायता से प्रकाशित होते हैं। ठीक है। जैसे चंद्रमा है, हमें रात को दिखते हैं पर वो चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो ऐसा पिंड है कि वो सूर्य के द्वारा चमकता है। ठीक है। ऐसे पिंड जो सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ठीक है, और प्रकाश प्राप्त करते हैं, उनको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। ठीक है। जिस पे हम रहते हैं। ठीक है। और जिसे हम जो प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ग्रहण करते हैं। ठीक है। आगे हमने देखा जो ग्रह शब्द है ये अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? इसको प्लेनेट कहते हैं। और प्लेनेट शब्द है वह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। किससे बना है? प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक। ठीक है। परिभ्रमक मतलब चारों ओर चक्कर लगाने वाला, यानी सूरज के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं ऐसा पिंड। यहाँ से हमको पता चलता है ग्रह क्या है कि ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर, परिभ्रमक का मतलब होता है चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे ये सूरज है। ठीक है। अब ये सूरज है, ठीक है, सन, और यह है पृथ्वी। ठीक है। अब पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है। जैसे हम मंदिर के चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, वैसे ही ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं ग्रह। क्या? ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है। और ग्रह का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते हैं, ये सूर्य से प्रकाशित होते हैं। ठीक है। सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और ये चारों ओर इसके चक्कर लगाते हैं। ठीक है। परिक्रमण करते हैं। ठीक है। इनको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ठीक है। ग्रह कितने होते हैं? ग्रह
हमारे ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं, ठीक है, जिसे हम समझेंगे। इधर देखिए, यह है हमारा सौर मंडल। क्या है? सौर मंडल। यानी कि हम पाठ पढ़ रहे थे सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है, ये हमारा सौर मंडल है। और ये सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। ग्रह को हमने समझ लिया था कि सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, इनका ऊष्मा नहीं होती है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है, इतना हमने समझ लिया। और ये सूरज की क्या कहते हैं? चक्कर लगाते हैं, ठीक है, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे हम परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। जैसे ही हम मंदिर के परिक्रमा लगाते हैं, वैसे ही सूरज का ये ग्रह चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है। जैसे ये सूरज है और सूरज के पास में ही बुध ग्रह है। क्या है? बुध ग्रह है, ठीक है, जो जिसे हम अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। और ये 58 मिलियन किलोमीटर दूर है सूरज से। इसमें यहाँ पर दिया गया है कि दूरी मिलियन किलोमीटर में है, यानी कि 1 मिलियन बराबर कितना बताया गया है इसमें? 1 मिलियन बराबर 10 लाख बताया गया है, ठीक है। यानी कि ये दूरी मिलियन में है। यदि हम इसको भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 10 लाख से गुणा करना होगा, ठीक है। तो बुध ग्रह 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। इससे दूर है शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह, जो 108 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है। इससे दूर तीसरे नंबर पे हम जाते हैं तो पृथ्वी नजर आती है, ठीक है, अर्थ पृथ्वी, जो कि 150 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। इसी पृथ्वी पर हम रहते हैं, ठीक है। हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है। तो पाठ का नाम था सौर मंडल में पृथ्वी, है ना। तो हमें पता चल गया है कि ये पूरा पूरा सौर मंडल है और पृथ्वी कहाँ स्थित है? यहाँ पर, यानी कि सूर्य से तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर बुध है, दूसरे नंबर पर शुक्र है और तीसरे नंबर पृथ्वी है, ठीक है। और चौथे नंबर पर मंगल ग्रह है, ठीक है, मार्स, जो कि 228 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है। पृथ्वी कितने किलोमीटर दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर, यानी 150 मिलियन किलोमीटर है। यदि हम इसे 10 से गुणा करेंगे तो दूरी कितनी आएगी? 10 लाख से गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितनी दूरी आएगी? ये हो गया 1000, ठीक है। ये 10 लाख हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ों, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख हो गए, ठीक है। अब 10 लाख से 150 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने आएंगे? 15 करोड़, ये, ठीक है। कितने आएंगे? 15 करोड़ लगभग। 15 करोड़ लगभग, यानी कि हम 15 करोड़ किलोमीटर लगभग दूरी आएगी। यानी कि सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर लगभग, ठीक है। इस प्रकार से हम सभी ग्रहों की दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मंगल है। मंगल ग्रह के बाद यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है, ठीक है। छोटे छोटे पिंड होते हैं, ठीक है, जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पिंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद बृहस्पति ग्रह है, ठीक है, जिस जुपिटर बोलते हैं। ये 778 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है। उसके बाद शनि ग्रह है, ठीक है। उसके बाद शनि ग्रह आता है, जिसे सैटर्न बोलते हैं। ये 1427 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 1427 मिलियन किलोमीटर दूर है। उसके बाद यूरेनस, जिसे हम अरुण भी कहते हैं, ठीक है, ये 2869 मिलियन किलोमीटर दूर है। और जो सबसे दूर ग्रह है वो है नेपच्यून, जिसे हम वरुण कहते हैं, ठीक है। ये 4496 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ये 8 ग्रह हैं, ठीक है। सबसे नज़दीक बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, और इसके बाद इसको क्या है? क्षुद्र ग्रह पट्टिका पाई जाती है। उसके बाहर 4 ग्रह और होते हैं, जिसमें बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति, शनि, उसके बाद यूरेनस यानी कि अरुण, उसके बाद नेपच्यून यानी कि वरुण, ठीक है। सूर्य के ये वाले
जो सबसे छोटा ग्रह जो बुध ग्रह है, जो क्षुद्र ग्रह पट्टी का है, इसके अंदर की साइड ये ग्रह क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, यानी कि पृथ्वी के समान होते हैं। और ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टिका के बाहर की साइड हैं, ये सभी ग्रह यौगिक ग्रह यानी कि गैसों से बने ग्रह होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। समझ में आ गया? ये पूरा पूरा हमारा सौर मंडल है। ठीक है, सौर मंडल में एक सूर्य है, सूर्य केंद्र में है, इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। और कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ लिया। और 8 ग्रहों में से एक ग्रह है पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। ठीक है, जो कि 115 करोड़ मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमने इनके बारे में जाना था, बुध ग्रह। ठीक है, इनके बारे में और जानकारी है। जैसे सूर्य के चारों ओर जो एक परिक्रमा करते हैं, ये बुध ग्रह है, जो 88 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 88 दिन में करता है। और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ समझने की चीज़ है कि परिक्रमण और अक्ष पर घूर्णन करना क्या है। ठीक है, इसको पहले हम समझते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। एक तो है परिक्रमण। ठीक है, एक क्या है? परिक्रमण है। और एक शब्द है परिभ्रमण। ये 2 शब्द हैं, इनको समझना जरूरी है। एक परिक्रमण, एक परिभ्रमण। ठीक है, परिक्रमण तो क्या होता है? सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ग्रह, ये तो क्या है? परिक्रमण है। और परिभ्रमण, ठीक है, परिभ्रमण क्या है? जो कोई भी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। क्या करती है? अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, उसको क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। जिस प्रकार से आप यदि खड़े होकर घूमने लगे, ठीक है, एक ही जगह पर स्थित होकर घूमने लगे, जैसे पंखा की तरह, पंखा घूमता है, छत का पंखा घूमता है, तो अपने अक्ष पर घूम रहा है एक ही स्थान पर। ठीक है, इसी प्रकार से पर जो भी ग्रह है वो क्या कहें? अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं, पंखे के समान एक ही स्थान पर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? परिभ्रमण। ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन करना। परिक्रमण क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर घूर्णन करना, मतलब पंखे के समान एक ही स्थान पर घूमना। ठीक है, अब देखते हैं हम बुध ग्रह। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है परिक्रमा, यानी कि जो सूर्य के चक्कर चारों ओर चक्कर लगाता है वो परिक्रमा कहलाती है। और परिक्रमा कितने दिन की होती है? एक परिक्रमा 88 दिन की बुध ग्रह की। ठीक है, और अपने अक्ष पर घूर्णन, यानी कि पंखे के समान, पंखा एक स्थान पर घूमता रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो ग्रह हैं अपने स्थान पर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक चक्कर कितने दिन एक घूम लेता है? 59 दिन में। ठीक है, उसके बाद शुक्र ग्रह आता है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह आता है। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी सूर्य के चारों ओर घूमता है 255 दिन में। ठीक है, और अपने अक्ष पर घूमता है, यानी पंखे के समान एक ही स्थान पर घूमता है, तो ये 243 दिन में घूमता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी ग्रह, जिस पे हम रहते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर, सूर्य से तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, ये क्या है? जो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा है वो लगभग 365 दिन में करता है, यानी कि 365 यानी हमारी 1 वर्ष होता है। ठीक है, और अपना अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करता है। ठीक है, और इसका एक चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। ठीक है, हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है, जो हमें देखते हैं रात को चमकता हुआ दिखाई देता है बड़ा सा, वो हमारा चंद्रमा है। ये वो चंद्रमा है जो पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, उपग्रह का मतलब है कि पृथ्वी तो
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे हम ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, जैसे ये है सूरज, और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है ग्रह, और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उपग्रह। ठीक है, तो पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, मंगल ग्रह आता है उसके बाद, पृथ्वी के बाद। ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 दिन में करता है। सॉरी, कितने दिन में करता है, 687 दिन में करता है। और अपने अक्ष पर घूर्णन यानी पंखे के समान एक दिन में, लगभग एक दिन में कर लेता है। ठीक है, इसके 2 उपग्रह हैं। ठीक है, कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं। ठीक है, यहाँ पर चंद्रमा का मतलब उपग्रह से लिया गया है। ठीक है, यह है आंतरिक ग्रह। ठीक है, ये 4 आंतरिक ग्रह हैं जिसे हम पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं और चट्टानों से बने होते हैं। यानी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी क्या है, चट्टानों से बनी होती है। ठीक है, और सूर्य के सबसे नज़दीक हैं, और ये क्या कहें, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह को ही क्या कहते हैं हम, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, यानी पृथ्वी के समान यानी चट्टानों से बने हुए पार्थिव ग्रह। ठीक है, यहाँ पर समझ लिए इनको। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर एक क्षुद्र ग्रह पट्टिका आती है, उसके बाद ये 4 ग्रह और आते हैं। 4 ग्रह हमने पढ़ लिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, जिसे हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। अब ये बाहरी ग्रह हैं। ठीक है, ये 4 ग्रह कौन है, बाह्य ग्रह हैं, जो सूर्य से दूर हैं। ठीक है, बहुत बड़ी आकार के होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं, गैस एवं तरल पदार्थ से बने होते हैं। ठीक है, इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं या जोवियन ग्रह कहते हैं। जोवियन मतलब बृहस्पति के समान ग्रह, यानी बृहस्पति क्या है, गैस एवं तरल पदार्थ की अधिकता है बृहस्पति ग्रह में। ठीक है, तो इसी पदार्थ से अन्य ये 4 ग्रह, 3 ग्रह इसी गैस एवं तरल पदार्थ से बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें जोवियन ग्रह या हम बृहस्पति बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब हम 5वें नंबर पर ग्रह आता है सूर्य की दूरी पर बृहस्पति, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और ये सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा है वो 11 साल 11 महीने में करता है। 11 साल और 11 महीने में करता है, लगभग हम कह सकते हैं 12 साल में एक चक्कर लगा लेता है सूर्य के, और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है लगभग कितने, 9 घंटे और 56 मिनट में करता है। ठीक है, 9 घंटे 56 मिनट में करता है। ठीक है, और इनकी चंद्रमा की जो संख्या है लगभग 53 है, यानी कि उपग्रह की संख्या बृहस्पति कितनी है, लगभग 53 है। उसके बाद शनि ग्रह है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा ये 29 साल 5 महीने में करता है। शनि ग्रह 29 साल 5 महीने में सूर्य के एक चक्कर लगाता है। ठीक है, और अपने अक्ष पर घूर्णन यानी पंखे के समान अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, तो ये 10 घंटे 40 मिनट का समय लेता है। ठीक है, और इसके जो उपग्रह है, यानी यहाँ पर चंद्रमा का मतलब उपग्रह से लिया गया है ना। ठीक है, तो उपग्रह इसके लगभग 53 है। ठीक है, ये उपग्रह कितने हैं, 53 हैं। उसके बाद यूरेनस आता है, जिसे हम अरुण ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 साल में करता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन यानी पंखे के समान एक ही स्थान पर अपने आप घूमता है, तो ये 17 घंटे और 14 मिनट में घूमता है। और इसकी जो चंद्रमा की संख्या है वो लगभग 27 है। नेपच्यून है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग 164 साल में करती है। ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट, चंद्रमा की संख्या 13 है, 16 घंटे और 7 मिनट। ठीक है, ये क्या है, सभी बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। अगला पार्ट आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, अगला पार्ट में पूरा जो पार्ट है उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आया होगा।
जो अगला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है, जिसमें हम पूरे पार्ट को पढ़ लेंगे। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।